पढ़े देखे हैं, धुंधला धुंधला सब कुछ याद आ रहा होगा। फटाक से रिवीजन करो जल्दी से। हो गया चलो। आज हम लोग क्या देखना है? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर चालू करने से पहले ये बताइए, मगर कितने जनपद देखे थे हम लोग? बिहार में कितने हैं? यूपी में कितने हैं? राजस्थान में कितने हैं? कुल मिला के कितना हो गया? 3, 13 हो गया। 16 चाहिए था ना। एक कहा त्रिपुरा नहीं है, एक साउथ में है अस्माका, और एक तक्षशिला है। हाँ, गंधारा और तक्षशिला। कंबोज। कौन त्रिपुरा? 9 कहाँ पे है? 9 उत्तर प्रदेश में है, 3 बिहार में। कितना होगा? 12। 12 हो गए। अब हम लोग कितना चाहिए? 4 और चाहिए ना। एक जयपुर में है, ठीक। हाँ, एक माहिज में अस्मा का। हाँ, और वो बाकी अफगानिस्तान में है। कौन कौन सा? कंबोज और गांधार। देखियो, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना, जैसे अगर यूपी बिहार का आप लोग एग्जाम देते हैं तो महाजनपद से क्वेश्चन पूछने के पॉसिबिलिटीज ऐसे बनते हैं कि आपको इन सब के लोकेशन पूछेगा कि बिहार में कितने हैं, और बिहार में जैसे प्रेजेंट टाइम को तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन बस ये पूछेगा बिहार में कितने महाजनपद हैं, और उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है। बिहार में कौन कौन से महाजनपद हैं? चंपा तो कैपिटल है। अंग है, हाँ चंपा भी है, लेकिन अंग, अंग, मगध और वज्जी। तो हम लोग देखे थे लास्ट टाइम, मगध देखे थे ना। मगध में पहला एम्पायर कौन था? कौन सा था पहला वाला? बृहदत्त वाला, जरासन। अरे जिसको भीम आधा फाड़ के आधा इधर फेंक देता है, आधा इधर फेंक देता है। बृहदत्त डायनेस्टी है पहले, बृहदत्त। तो बृहदत्त में हम लोग को किसको देखना था? बृहदत्त वाला है। इसमें आपको किसको देखना था? जरासन को देखना था। इसका हत्या कौन करता है? भीम। बेटा नहीं है ये, वो जो पांडव हैं, 5 पांडव, उनमें से भीम एक रहते हैं, वो इनका मर्डर कर देते हैं। बृहदत्त के बाद अगला डायनेस्टी कौन सा आएगा? डायनेस्टी का नाम? डायनेस्टी का नाम हरण्यक। हाँ, वही तो है, हरण्यक ही तो है।
मतलब जब आंसर सही बता देते हैं पहचान ही नहीं पाते हैं सबके आंसर सही है कि गलत। हाँ, हरण्यक है ना, बिंदुसार है ना पहले, सर बिंबिसार, बिंबिसार अजात शत्रु कालाशोक, फिर उसके बाद कौन सा वंश आ जाए, शिशुनाग वंश आएगा। तो पहले कौन सा होगा, पहले है हरण्यक वंश। इसका पहला राजा कौन है, बिंबिसार। इसको मारने वाला कौन है, अजात शत्रु। अजात शत्रु को कौन मारा है, क्या नाम है, कालाशोक है। पक्की बात है, पक्की बात है, हमको नहीं लग रहा है। हरण्य के बाद कौन आता है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग में पहला शासक कौन था, शिशुनाग है, या नाग वंश भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। इसका फाउंडर कौन है, शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कौन आएगा, वही है, पक्का, इसको देख लो, हमको नहीं छोड़। अगला कौन है, अगला है नंद डायनेस्टी। ठीक है, ये जो है ये जितने भी पूरे खानदान के हैं ये सब पितृहंता है। पितृहंता मतलब कौन, ये अपने बाप को मारा, ये अपने बाप को मारा, बाप 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 बेटे आपस में मरौवल करके खुद शासन करते हैं। ठीक, अगला शासक कौन, नंद वंश। इसका फाउंडर कौन है, महा पद्मानंद। ठीक है, इसके बाद 8 लोग और शासन करते हैं। 8 लोगों के बाद फिर अगला आता है जिसको हम लोग को देखना है, क्या नाम है इसका, धनानंद। हाँ, धना धना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आगे ग्रीक्स आते हैं तो ग्रीक्स रहते हैं तोतले, है ना, वो हिंद को सिंध बोलने पर सिंध को हिंद बोलते हैं सब, तो वो लोग में सर दिक्कत है तो और बाकी भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, हम लोग को धनानंद देखना था। अब कहानी सुनो। अब ये जो अलेक्जेंडर है, सिकंदर जिसको हम बोलते हैं, ये भारत पे कब आया था अटैक करने, साल बताओ, 750, 350, है 712, 712 नहीं रहेगा भाई, 712 तो दूसरा है, आप लोग बता रहे हैं। ये कब आएगा, लगभग 355 या 350 के लगभग होगा, एक बार देख लेना। ठीक, अब देखना होता क्या, जब अलेक्जेंडर अटैक करने आता है, अलेक्जेंडर पहली बार अटैक किस तरफ करता है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या इंडिया है, ठीक, ये वाला इलाका पाकिस्तान, ये वाला इलाका अफगानिस्तान। इंडिया जो अखंड भारत जिसकी हम लोग बात करते हैं वो यहाँ तक है ना। तो धीरे धीरे अलेक्जेंडर यहाँ पे ये फिलहाल के लिए उस समय किसके पास कब्जे में था, ये सीरिया इजराइल वालों के पास कब्जे में था, है ना। इजराइल वालों से डेरियस तृतीय युद्ध करता है, देखे थे ना। उसके बाद यहाँ पे युद्ध करने के बाद वो सिंध में आता है, राजा भोज, भोज से आगे पहला युद्ध होता है। लेकिन भोज क्या होता है, भोज की अंबी, सॉरी राजा अंबी, भूल गए, अरे वो अंबी वो नहीं है भाई। अलेक्जेंडर जब भारत में पहली बार आते हैं तो इंडस नदी पार करते कि उनके युद्ध किसके साथ होने वाली रहती है, अंबी के साथ। पर अंबी क्या कहते हैं, वो हार मान लेता है चुपचाप, कहता है भाई हमको लड़ना नहीं है। फिर उसके बाद क्या, झेलम नदी को पार करता है अलेक्जेंडर, पार करने के बाद फिर युद्ध करता है किससे, पोरस से। फिर पोरस बातूनी बढ़िया करता है, चौधराना करता था पोरस, है ना। क्या बोल दिया था कि जिससे अलेक्जेंडर इंप्रेस हो गया था, हाँ हमको ऐसी मौत दो जो एक राजा को देता। और अलेक्जेंडर जो था किसका शिष्य था, अरिस्टोटल का शिष्य था। अब वो सब फिलोसोफर्स, उसको फिलोसोफर की बातें बहुत अच्छी लगती थी, अब पोरस भी फिलोसफी की बात कर दिया, अलेक्जेंडर इंप्रेस हो गया। प्लेटो का शिष्य अरे सोक्रेटस, सोक्रेटस का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का शिष्य कौन है, अलेक्जेंडर। चश्मा ठीक है आप, परेशान लग रही है। अब देखिए
यहाँ पे जब अटैक करता है अलेक्जेंडर, तो यहाँ पे क्या है, तक्षशिला। ठीक, यहाँ पे एक टीचर रहते हैं, उस टीचर का नाम क्या है, चाणक्य। क्या है इस टीचर का नाम, चाणक्य। तो इधर से आते हैं अलेक्जेंडर, तो चाणक्य को पहले पता चल जाता है कि भाई एक खतरनाक शासक आ रहा है, अगर वो भारत में आ गया तो जायज सी बात है हम लोग को लूट मार करके निकल जाएगा, क्योंकि अलेक्जेंडर को शासन नहीं करना था, अलेक्जेंडर को खाली विस्थापन करना था अपना, है ना। तो जैसा ये आता है, आने वाला रहता है अलेक्जेंडर, चाणक्य क्या करता है, चाणक्य यहाँ से जाता है यहाँ कहाँ पे, मगध में। मगध में उस समय शासक कौन रहता है, उस समय शासक रहेगा धनानंद। ठीक है, शासक कौन रहेगा, धनानंद। अब जब ये धनानंद के पास आता है, धनानंद क्या है, धनानंद अपने राजमहल में बैठ के बढ़िया से, सारे मंत्री वगैरह बैठे हैं सब, और हाथ में शराब का प्याला, और बढ़िया से वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, एनुअल डे हो रहा है वहाँ पे। एनुअल डे समझते हैं ना, स्कूल में नाच गाना, वैसे ही वहाँ पे एनुअल डे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो धनानंद के पास जाते हैं कौन, चाणक्य। कहते हैं महाराज महाराज एक क्रूर शासक आके अटैक करने वाला है, कृपया करके बचा लीजिए। तो ये धनानंद कहता है देखो वो तुम्हारा इलाका है, हम कोसों दूर हैं उससे, और धनानंद के पास उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी था। ठीक, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी किसके पास था, धनानंद के पास। तो ये बोलता है चाणक्य को कि भाई आप एक काम करिए, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए। धनानंद कहता है नहीं हम तुमको हेल्प नहीं करेंगे, थोड़ा ज्यादा एम्फोसाइज कर देते हैं चाणक्य। अब धनानंद क्या करता है, उसको देखो नशे में रहता है, नशे में इंसान वैसे भी रहता है तो उल्टा सीधा हरकत करता ही है। हाँ, दरबार से बेइज्जत करता है। एक्चुअल में होता ऐसा है कि धनानंद बोलता है कि इस जो पंडित है इसको निपटा दो भाई, पहले गला वाला काट दो। तो इसी के राज्य में एक रहता है जिसका नाम है राधा गुप्त। ठीक है, राधा गुप्त, राधा गुप्त। हाँ, ये एक स्कॉलर रहता है, इन्हीं के यहाँ पे मंत्रिमंडल वाले हिस्से में रहता है। तो ये जब ये इसको मारने की बात करता है धनानंद को, तो ये राधा गुप्त है, कहता है साहब एक काम ऐसा मत करिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये वाला अपने पास पहले से सिस्टम चलते आता है कि अतिथि भगवान के समान है। ऊपर से एक ब्राह्मण है, एक फरियाद लेके आया है, तो अपना फर्ज नहीं बनता है कि आप इसको मारें। तो अब चाणक्य को राधा गुप्त बचा लेता है। ठीक, अब धनानंद बेइज्जती करके भगा देता है, तो उसके बाद चाणक्य क्या करते हैं, अपना वो जो शिखा होता है, बाल जो चोटी बांध के रहते हैं खोल लेते हैं। कहते हैं अब अगली बार हम शिखा तभी बांधेंगे जब ये नालायक का निपटा लेंगे, इस नालायक को निपटाने के बाद ही हम अपनी शिखा बांधेंगे। तो चाणक्य बेचारे क्या कर रहे थे, ये बेचारे डिप्रेशन में चल रहे थे, अब हम इसको कैसे हटाएं। अब डिप्रेशन में बैठे चलते चलते ये एक गांव पहुंचते हैं, उस गांव का कोई अता पता नहीं। उस गांव में बैठ के देखे, जैसे होता है ना बच्चे खेलते हैं, या तो डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं आजकल, या तो घर घर खेलते हैं। तो उसी में एक बच्चे उस समय कैसे थे, वो राजा और दरबारी वाला गेम खेल रहे थे। तो उस गेम में ऐसा होता है, कई सारे बच्चे थे, कई सारे बच्चे अपना जो रोल है वो बदल लेते, कोई सैनिक बन रहा था, कोई सेनापति बन रहा था, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा था, पर एक लड़का जो था वो खाली राजा बन रहा था। तो वो चाणक्य वही चाय पीते पीते देख रहे हैं, यार ये लड़का वाला बड़ा ढीठ है, राजा बनने से हट ही नहीं रहा है। तो अब चाणक्य इसको देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, और जो जिस बंदे को देख के इम्प्रेस होते हैं उसका नाम रहता है चंद्रगुप्त। ठीक, तो चंद्रगुप्त को क्या करते हैं, उसके मम्मी के पास जाते हैं लेके, कहते चाणक्य अपने उसके चंद्रगुप्त के माता जी के पास लेके जाएंगे, कहेंगे एक काम करिए हमको आपका लड़का दे दीजिए, क्योंकि ये तो गरीब थे, गरीब लोग अपने बच्चे को यूं बेच देते थे उस समय, बहुत आसानी से बेच देते थे। अगर आप लोग के पास भी पैसे वैसे कम पड़ गए तो अच्छा ऑप्शन है। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलता है वैसे ही, खास करके छोटे बच्चे 4-5 लाख रुपए में मिल जाते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, खरीद लेते हैं उस चाणक्य को। चाणक्य उसको खरीदने के बाद लेके जाते हैं कहाँ पे, तक्षशिला। तब तक वो अलेक्जेंडर चले गया रहता, तक्षशिला में वापस ले आके अपना क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। चंद्रगुप्त को क्या करेंगे, अब यहाँ पे चाणक्य, चाणक्य के स्टूडेंट कौन है, चंद्रगुप्त। ये इनको बढ़िया से टीचिंग कराते हैं कि भाई तुमको ऐसा ऐसा डीएम बनना है। ये भी बैठा के आंसर राइटिंग कराएंगे इन लोग को, एमसीक्यू लेंगे इनका। ठीक है, अगर ये लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो बड़ी मार पाते। आप लोग तो बच जाते हैं, अगर एक दिन भी छुट्टी करते थे, ये छुट्टी कहाँ जाएगा भाई, वहीं रहना, वहीं सोना, वहीं खाना है, तो भाई कहाँ जाएगा बंदा। तो मुँह के मार खाता भी था बंदा, तभी राजा बना। ऐसा नहीं कि बीमार पड़ गया तो घर पे बैठ गया, ये ऑटो नहीं मिल रहा है तो लेट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है,
या ये नहीं कि घर में मेहमान आ गए चाय पीने चले गए, ऐसा भी नहीं करता। अब क्या होता है, अब देखो जो धनानंद था ना, धनानंद के पास था भरपूर पैसा। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, धनानंद के पास अंदाजे में हर एक लेखक बता रहा है कि इसके पास लगभग 99 करोड़ सोने के सिक्के थे। तो देखे थे ना हम लोग। अब ये बंदा क्या करता था, अपना पैसा जो है एक पॉन्ड बोलते हैं ना, तालाब, तालाब जो जो कि बहुत ज्यादा गहरा होता था उसमें ले आके छुपाता था। अब उस तालाब में वही इंसान जा सकता था जिसके फेफड़े बड़े हों, यानी लंबी देर तक सांस रोक सके और उसमें जाके पैसा वैसा निकाल सके। तो धनानंद के पास ही वैसा टैलेंट था कि वो लंबी देर तक अपनी सांस रोक के नीचे जाके पैसे वैसे लेके आ जाता था। ऐसा कहानी है, अब कितना सच है कितना झूठ है ये नहीं पता। तो अब चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त बड़ा हो जाता है, चाणक्य पहली बार अटैक करने लग जाते हैं। तो इमेजिन करो मगध यहाँ पे है, मगध उस समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था। यहाँ से मान लो यहीं कहीं रहे हुए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त क्या करते हैं, सीधा मगध पे अटैक करते हैं। जब पहली बार मगध पे अटैक करते हैं चंद्रगुप्त के साथ मिलके, तो चंद्रगुप्त क्या हो जाता है, चंद्रगुप्त बेचारा हार जाता है। अब जैसा चंद्रगुप्त हार जाता है, अब ये दोनों वापिस चाय की टपरी पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, डिप्रेशन में आ गए थे कि भाई एग्जाम तो इस बार नहीं निकला, अब क्या होगा, है ना। क्योंकि आप लोग सीधा घुस गए सीधा मारने के लिए एग्जाम में, सीधा एग्जाम में बैठ गया ना भाई। ये मॉक बिल्कुल नहीं दिया था बंदा, चंद्रगुप्त मौर्य मॉक बिल्कुल नहीं दिया था, सीधा जाके मेंस एग्जाम में बैठ गया, इसीलिए फेल होकर चाय की टपरी पे डिस्कशन चल रहा है। तब तक उसी चाय की टपरी किनारे एक महिला अपने बेटे को ऐसा खेलते खेलते कुछ होता है तो बेटे को ज्ञान देती है, अपने बेटे को बोलती तुम भी चाणक्य की तरह नालायक हो। तो बेटा बोलता है कहाँ है मम्मी, तो मम्मी बोलती है कि तुम भी सीधा, जैसे होता है ना रोटी, जैसे रोटी को बीच में अगर आप पकड़ेंगे तो वो जैसा वो फटेगा तो आपको क्या लगेगा, लेटेंट हीट जो उसमें है वो आपके हाथ में लग जाएगा और आपको ज़्यादा तकलीफ होगा। तो चाणक्य भी वही गलती कर दी है, सीधा रोटी के बीच में जाके पकड़ रहे हैं, तो गड़बड़ी है ना। तो उसकी मम्मी क्या बोलते हैं, काम करो पहले किनारे से फाड़ना चालू करो, किनारे से खत्म करना चालू करो। अब ये बात चाणक्य सुन जाते हैं, सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं, वाह, कहते हैं ना महिलाओं के पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है लेकिन दबा दिया गया था। उतना टैलेंट सब पहाड़ में से धकेल रहे हैं, ड्रम में काट के डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जैसा चाणक्य को ऐसा अच्छा वाला टीचिंग मिल गया, सीख गए वो भी। देखो सीखने का उम्र नहीं होता है भाई, चाणक्य इतने बड़े स्कॉलर होने के बावजूद भी वो किसी ना किसी से सीखते रहते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, चाणक्य जब वो सब महिला की बात सुनते हैं तो वो वापस चालू करते हैं राज करना, अटैक करना। कहाँ से वो चालू करते हैं, वापस कहाँ से, पंजाब से। पंजाब से अटैक करना धीरे धीरे चालू करते हैं, यहाँ से अटैक करते करते यहाँ पे पहुंचते हैं। उसी में एक है शक्तार, एक और मंत्री का नाम याद रख लीजिए जिसका नाम है शक्तार। शक्तार जैसे धनानंद का एक मंत्री था उसका नाम था शक्तार। तो शक्तार की जो एक बेटी थी, कहा जाता है कि बड़ा के खूबसूरत, और ये नशेड़ी आदमी ये कहने लगा शक्तार को, एक तो बूढ़ा बनाई ये और ये लगभग एक उम्र के, कह रहा हम आपकी बेटी के साथ शादी करेंगे। तो शक्तार कहता है कि नहीं, हम कैसे शादी करेंगे, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, क्या मेरी बेटी की जिंदगी तहस नहस कर रहे हैं, मत करिए। ये धनानंद का एक मंत्री है शक्तार, ये मिनिस्टर है ना, हाँ इसकी बेटी है, इसकी बेटी के साथ शादी कौन करना चाहता है, धनानंद। अब जबरदस्ती करके बेटी से शादी कर लेता है। अब पहला इसका दुश्मन कौन बना है, पहला दुश्मन कौन बन गया, शक्तार। एक तरफ से वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य वहां से अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से अंदर दुश्मन भी हैं। चाणक्य वैसे समझदार इंसान, इनको पता चल गया कि भाई शक्तार के साथ बहुत बुरा हो गया है, तो गए शक्तार के पास चाय लेके कि शक्तार भाई हम समझ रहे हैं आपका दुख तकलीफ, कोई बात नहीं, चलो मिलजुल के धनानंद को उखाड़ फेंकते हैं। अब यहाँ पे एक तो विभीषण भी मिल गया, ऊपर से वहां से बढ़िया से जीते भी आ रहे हैं सब। अब जीतने का मतलब ये होता है, राज जीतने का मतलब कि आपके पास पैसा भी तो हो जाता है, पैसा होगा तो आप ज्यादा युद्ध के लिए अवजार कर देंगे, ज्यादा सैनिक रखेंगे तो लड़ाई करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, शक्तार, चाणक्य और चंद्रगुप्त सब मिलकर किसको अटैक करेंगे, धनानंद को अटैक करते हैं। अब वहां पे क्या हो जाएगा, धनानंद हार जाएगा। जैसा धनानंद हार जाता है, शासक कौन बनेगा, शासक बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य।
तो पहला शासक कौन देखेंगे हम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से रहता, ठीक है, 322 से 290। ठीक। चंद्रगुप्त के माता जी का नाम क्या कर रहे हो जरा बताओ? किसका? आपको सर्दी लग रहा है? बोलो, आपको कुछ लग रहा है? प्याज भूख, उसको देखो फीवर है क्या उसको? फीवर है, ऑफिस में शायद दवा होगा। रितेश सर को कॉल कर दो, कोई कह दो दवा लेते हैं। ये गणेश सर को कॉल करो, रितेश सर को कॉल करो, रितेश सर को कॉल करो भाई, रितेश सर को। ठीक है, अच्छा, जरी सांबर जाता। अरे फोन करो रितेश सर को, बोल दो एक बार उनको। समझ आ रहा है? बोलूं? उल्टा नहीं जा रहा है। जैसे हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में हम लोग कहाँ से चालू किए थे? अब स्टार्टिंग में थी ना, हम लोग 2 लाख से 20 लाख से चालू किए थे। 20 लाख से 10,000 आए थे हम लोग, है ना। 10,000 से 4,000, 4,000 से 1,000 तक हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे ना, ऐसे कुछ पढ़ रहे थे ना, याद है? उल्टा जा रहे थे। तो अभी हम लोग यहीं पे पहुंचे हैं, यहीं पे ये 0 है मान के चलो, यहाँ पे 322, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके चालू होगा। तो ये जो 0 का पहले जितना भी होगा ये क्या काम करेगा? ये BC कहलाएगा। 0 के बाद वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? AD कहलाएगा। तो जितना भी है हम लोग देख रहे हैं वो सब अभी BC में देख रहे हैं, यानी 0 के पहले वाला देख रहे हैं। 322 BC, फिर 298 BC तक, ठीक है। समझ आया ना? बोलूं? देखो भाई, चंद्रगुप्त का नाम कुछ लोग क्या कहते हैं? हाँ? सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त का नाम है, एक सैंड्रोकोट्स, एक एंड्रोक्रोट्स और एक सैंड्रोकोप्स। हिंदी में लिख दें? हाँ, क्या? हिंदी इंग्लिश नाम एक ही रहेगा, बोली को हिंदी में कैसा लिखेंगे? लिपि बदल जाएगा, बोलेंगे तो बोली ही बोलेंगे ना। तो अब ये नाम इसको कौन बुलाता? जैसे इसका नाम तो एक्चुअल में क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। पर ये जो नाम रखने वाले लोग हैं, ये जो ग्रीक के राइटर्स हैं वो सब नाम रखते हैं। तो इनमें ग्रीक के राइटर्स के नाम स्ट्रैबोस हो गए, ये इसका नाम रखने वाला स्ट्रैबोस, मेगास्थनीज, ठीक। स्ट्रैबोस, मेगास्थनीज जिसको सैंड्रोकस कहते थे, और एपियन और प्लूटार्क,
एपियन इसको एंड्रोकोट्स कहता था। सैंड्रोकोट्स है, मैं लिखूं क्या है भाई? तो एक का नाम क्या है? सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोप्स। टस, ओट्स, पस। ठीक, ये सब नाम बुलाने वाले कौन थे? ग्रीक्स। जैसे मान लो हम नॉर्मली आपका नाम बोनी है, तो घर में कैसे बोला? बोनिया करके बोलते हैं। ऋतु का नाम ऋतुआ कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आ लगा दो। बस ऐसे इसका नाम हम बस ग्रीक्स वाले अपने अपने हिसाब से बुला रहे हैं। देखो एक बात बताओ, हाँ टाइटल दे दिया जाता है ना, टाइटल मान, जैसे हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन जो भी है उसके हिसाब से ये जो नाम है, ये लोग मेरा इसको चंद्रगुप्त को इंडिकेट कर रहे थे। ठीक है, मगध का कैपिटल क्या था? मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र को ग्रीक्स क्या कहते थे? पॉलीब्रोथा। ग्रीक्स उल्टे किस्म के आदमी थे, वो सब कुछ अपने हिसाब से लिखते थे। अच्छा खासा नाम चंद्रगुप्त मौर्य के कितना नाम बिगाड़ दिए। पाटलिपुत्र का नाम क्या रख दी सर? पॉलीब्रोथा। ठीक है, नाम पूछ सकता है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। देखो, कहा जाता है एक है ब्रह्म साहित्य। ब्रह्म साहित्य, ब्रह्म साहित्य किताब है, उसमें ये बोला गया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो निम्न जाति का है। निम्न जाति मतलब छोटे बिरादरी का। लेकिन वहीं पे जैन और बुद्ध क्या कहते थे? जैन और बुद्ध की किताब कहते थे कि ये क्षत्रिय जाति के हैं, क्योंकि भाई जैन और बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय थे। तो ये लोग क्या कहेंगे कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी क्षत्रिय है, और ये ब्रह्म साहित्य क्या कहते हैं? ये जो है लो कास्ट के हैं। और ये जो ग्रीक्स हैं इनका तो अलग ही चलता है। ग्रीक्स कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य छोटी जाति वाले नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो हालात था वो छोटा था, छोटा इन द सेंस बेकार हालत था। तो बेकार हालत से आए थे, इसीलिए बोला जाता है कि छोटे जगह से आए थे। बाकी जाति को लेके ब्रह्म साहित्य वाले बोलेंगे और ये क्षत्रिय वाले बोलेंगे। इसका पहला अटैक कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट टाइम अटैक किया था मगध पे, और ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। फिर सेकंड टाइम अटैक कहाँ से करने लगा? पंजाब से अटैक करना चालू करा। फिर उसके बाद ये क्या करता है? मगध पे अटैक करता है, किसके हेल्प से? चाणक्य प्लस शक्तार के हेल्प से मगध पे अटैक करता है। शक्तार समझे है ना कौन? नहीं, नहीं रहता है। तो दूसरी बार इसको कौन मिल जाएगा? चाणक्य। चाणक्य तो पहले से ही रहेगा, शक्तार का अलग से हेल्प मिल जाएगा। तो इस तरह से वो मगध को जीत लेता है। तीन सौ पांच में क्या होता है? 305 बीसी में, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस निकेटर, इन दोनों के बीच क्या होगा? युद्ध होगा। सेल्यूकस निकेटर रहता ग्रीक है, क्या है? यूनानी है, पर शासन कहाँ कर रहा था? सीरिया वाले इलाके में शासन कर रहा था।
वहां से वो आया था इंडिया पे अटैक करने। तो इसकी भेंट किससे होती है? इसकी भेंट होती है चंद्रगुप्त से। जब अटैक करता है तो सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाता है? मैच हार जाता है, यहाँ पे युद्ध हार जाता है। जब ये युद्ध हार जाता है तो इसकी एक बेटी रहती है, उसका नाम क्या है? हेलेना। ठीक, तो उसकी बेटी की शादी किससे करा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, ये बेचारा अपनी बेटी की शादी इससे करा देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको क्या देता है? इसको देता है 500 हाथी। ठीक है, शादी करने के बाद उल्टा दहेज में क्या? फिलिप्स, फिलिप्स वाला आगे, ये नहीं, वो वहां का है, टॉलमी, टॉलमी फिलिप्स। हम्म, अब देखो, ये तो 500 हाथी देता है, ये क्या देता है? ये कांधार दे देता है। ठीक है, कांधार, हेरात, ये सब किसके कंट्रोल में था? सेल्यूकस निकेटर के कंट्रोल में था। कांधार, हेरात, बलूचिस्तान और काबुल। बलूचिस्तान, काबुल, ये सब किसके नाम कर देता है? ये सब कर देगा चंद्रगुप्त के नाम पे। और इसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? अपना एक एम्बेसडर, अपना एक दूत क्या करेगा? अपना एक दूत दे देगा चंद्रगुप्त मौर्य को। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो जब युद्ध होता है तो जीतता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। अब जीतने की खुशी में ये जो हारा हुआ बंदा है, ये क्या करता है? ये अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे करा देता है? चंद्रगुप्त से करा देगा। जब शादी करा देगा तो चंद्रगुप्त मौर्य दहेज भी लेंगे। तो दहेज में सेल्यूकस निकेटर क्या क्या देते हैं? कांधार, हेरात, बलूचिस्तान और काबुल देते हैं। किसको देंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके साथ साथ कहते हैं कि देखिए साहब, आप तो हमारे दामाद जी बन गए हैं, एक काम करिए, इसके साथ साथ आप एक मेगास्थनीज को भी रख लीजिए। मेगास्थनीज क्या है? राजदूत है ना। ये किताब लिखता है किसके बारे में? इंडिका। देखो, इंडिका जो किताब है, इसमें हम लोग को पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया था। लेकिन किस्मत की बात ऐसी है कि जो इंडिका नाम का किताब है, वो हम लोग के पास बचा नहीं है। लेकिन ये इंडिका की किताब से ऑलरेडी देख के कुछ लोग लिखे हैं, जैसे स्ट्रैबोस में और एपीएन जैसे जैसे पुराने ग्रीक के लेखक थे, वो इंडिका की किताब से पढ़ के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य वंश के बारे में लिखे थे। तो हम लोग को जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है ना, इंडिका का ही मिलता है, लेकिन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। हम लोग को इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिला, क्योंकि दूसरे ग्रीक के लीडर्स लिखे हुए रहते हैं, वो राइटर्स लिखे रहते हैं। ठीक, मेगास्थनीज भी बोलता है रख लो, और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? दे देते हैं इनको 500 हाथी। क्योंकि भाई वहाँ पे सीरिया वगैरह में ना, ईरान इजराइल वगैरह में हम लोग को घोड़े बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, और यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं। पहली, हाँ, हेरत, बलूचिस्तान, काबुल, लिखते रहो, बोलो, देख लेंगे ना, ये बता दें, यहाँ से चालू करो। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या कहता है? सैंड्रोकट, सैंड्रोकट, सैंड्रोकोप्स। ठीक, आपको इनके नाम नहीं याद रखेंगे चलेगा, लेकिन बस ये नाम याद रख लीजिएगा कि इसके इतने इतने नाम हैं। ये लेखकों के नाम नहीं जाएगा तो भी चलेगा आप लोग को। मगध का शासक, मगध का कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को क्या बोला जाता था? पॉलीब्रोथा बोला जाता था। ब्रह्म साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को छोटे जात का बोला गया है। जैन और बुद्धिज्म में क्या बोला गया है? क्षत्रिय। फटाफट अब देखो। क्या ईरान? इंडिका है वो, मेगास्थनीज के बगल में हेरात है।
हल्का अंदर से है नहीं, जगह का नाम है, ये जगह का नाम है। हाँ, 4 जगह देते हैं ना दहेज में। बताओ लोग दहेज में इतना दे दे रहे हैं। वो 500 हाथी दे दिया बता। हम सोचे थे कि बाम लेते हैं, टाइगर बाम। सही, क्योंकि मैं सोचा लेते आऊंगा, जिसको जिसको नींद आएगा दे दूंगा, हल्का सा लगा लेंगे, किसको नींद आएगा। है बैग में। अरे बड़ा सही है। वैसे बैठ जाओ, नमाज वाले पोजीशन पे बैठ जाओ, सही हो जाएगा। नहीं सही हो रहा। अच्छा, जैनिज्म आप लोग पढ़े थे? तो जैनिज्म में 2 लोगों के बीच बहस हो जाता है, किसके किसके बीच? हाँ, 2 लोग। अरे जो भी है, आपस में लड़ लेते हैं, कहते हैं कि जैन फिलोसफी आप लोग पूरा डिस्टॉर्ट कर दी, यानी मिलावटी जैन हो गया, आप लोग का मिलावटी जैनिज्म हो गया है। कुछ है याद आ रहा है? धुंधला धुंधला सा। शिशुनाग, बताओ शिशुनाग लेके आ रही है इसमें। शिशुनाग तो बेचारा राजा था। नाग से कुछ बोल रही है। हाँ बताओ, स्टोरी बताओ। स्टोरी पहले याद रहेगा, जो नाम याद रहे ना रहे, स्टोरी पहले याद रहे। हाँ बताइए। बाढ़ आता है कि अकाल आता है? हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ, कहाँ से बढ़ाते हैं? नॉर्थ में। एक जैनिज्म आप लोग साउथ में चले आते हैं, और एक जैनिज्म जो है नॉर्थ में रह जाता है। साउथ में जाने वाले का नाम बताइए। साउथ में जो लेके जाता है उसका नाम बताइए। हैं? नहीं याद आ रहा है। स्थूलभद्र का नाम याद है? कौन है स्थूलभद्र? साउथ में जाता है कि नॉर्थ में रहता है? साउथ में जाता है, बताइए। हम्म, लिख लिए आप लोग? अगर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, हम फोटो भेज देंगे। ठीक है, लेट हो जाएगा ना ऐसा। तो चंद्रगुप्त का थोड़ा बहुत और कहानी देख लेते हैं। एक समय पे ऐसा हुआ था कि, अच्छा देखो और एक चीज याद करना है। हम लोग को अब देखो, ये पूरा एरिया किसके पास हो गया अब? ये पूरा एरिया किसके पास हो गया? चंद्रगुप्त के पास। यानी अब आप समझ जाएंगे कि एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, पंजाब तो इसके शासन में वैसे ही था, ठीक है, यहाँ पे तो वैसे ही था। ये पूरा इलाका अब किसके कंट्रोल में आ जाता है? यहाँ से यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल गया? दहेज में ये सब पूरा मिला, इसीलिए। अब इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, और एक बात, कि एक समय पे यहाँ मगध में पड़ जाता है अकाल। अकाल मतलब ड्रॉट। इस समय क्या होता है, नॉर्थ में जैनिज्म का प्रचार प्रसार चलता है, ठीक है। जैनिज्म को फॉलो करने वाले में से एक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते थे। तो इसी जैनिज्म में से एक बंदा था जिसका नाम है स्थूलभद्र, और एक बंदा था जिसका नाम है भद्रबाहु, है ना। जब अकाल पड़ता है तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों चले जाएंगे साउथ में। साउथ में कहाँ पे? कर्नाटका। कर्नाटका में कैसे, हम मैं बता रहा हूँ कि ये हम लोग पढ़े भी थे ना, कि एक बड़ी सी 52 फुट की मूर्ति थी। श्रवण बेलगोला में हम लोग को मूर्ति मिलती है ना। उस बंदे का नाम क्या था? बाहुबली। बाहुबली कौन था? ऋषभ देव के बेटे थे।
बोलो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप जैनिज्म में क्लास मिस कर दिए। बस इतना मान लीजिए, एक जैन तीर्थंकर यानी एक बाबा टाइप में थे जिनका नाम था, क्या था भाई पहले वाले जैनिज्म वाले का? ऋषभ देव। ऋषभ देव का बेटा था बाहुबली। वो मूवी वाला बाहुबली नहीं है, लेकिन हाँ, बाहुबली है। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जैनिज्म को क्या करते हैं, अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं, है ना। एक तो पहली बात क्या है, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, साउथ में चले आते हैं। साउथ में जाते हैं तो कहाँ पे, कर्नाटका में, वहाँ पे श्रवण बेलगोला नाम का जगह है, वहाँ पे रहेंगे सब कुछ समय। और ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाते हैं उसके बाद, ये वहीं पे मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? संलेखना से। क्या होता है संलेखना? संलेखना, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कैसे होगा? संलेखना। संलेखना मतलब क्या है? मरे जब तक खाना पीना सब कुछ छोड़ देना, उसी को हम क्या कहेंगे? जैन धर्म में संलेखना। देखो भाई, आपको टेक्निकल नाम पता होना जरूरी है। हम आपको पहले से बोलते हैं, कहानी हम कैसे बता देंगे, लेकिन घर जाके टेक्निकल नाम को पढ़ा करिएगा, ठीक। संलेखना से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ये पूरा जगह कहाँ पे है? ये पूरा जगह है चंद्रगिरी हिल्स। चंद्रगिरी हिल्स। अब चंद्रगिरी हिल्स समझ आया ना क्यों, किसके नाम पे रखा है? चंद्रगुप्त के नाम पे रखा गया। तो इससे आप लोग को और एक चीज समझ आना चाहिए, है कर्नाटका, ठीक। अब इससे आपको क्या समझ आएगा, ये देखने पे आप लोग को समझ आ रहा है कि भाई ऑलरेडी अपने पास यहाँ ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न वाला जगह कंट्रोल में है चंद्रगुप्त के। और उसके साथ साथ ये बंदा कर्नाटका भी चले गया, वहां पे बढ़िया से इसकी इज्जत हो रही है। जैनिज्म का प्रचार प्रसार ऐसे थोड़ी ना हो रहा है। भाई राजा है, राजा को लोग जानते हैं, और राजा बोल रहा है तभी ना जनता मान रही है, तभी ना उस श्रवण बेनगोला वाले उनकी बात मान रहे हैं। तो कैसे मानेंगे? कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य का विस्तार होगा वो यहाँ तक होगा तभी ना, वैसे तो कोई मानेगा नहीं, ठीक। तो हम लोग को दो एविडेंस मिल गया। एक तो नॉर्थ वेस्ट तक कंट्रोल कैसे था, दहेज में हम लोग को मिला। साउथ में कंट्रोल कैसे हो गया, क्योंकि वो जाके जैनिज्म का प्रचार प्रसार कराते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ना हम लोग को एक और जगह है जिसका नाम है महास्थान। एक जगह है महास्थान, जो इस समय कहाँ पे है? बांग्लादेश में, ठीक। महास्थान, महास्थान पे हम लोग को एविडेंस मिलता है। कैसा एविडेंस मिलता है? यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को एविडेंस ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, ठीक। वो ऑफिसर क्या करता है, जितना ये बांग्लादेश वाला इलाका है उस इलाके में अकाल पड़ता है, तो इस इलाके में ये लोग अनाज भेजते हैं। जब अनाज भेजते हैं तो वहां पे एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। वो ऑफिसर क्या करेगा, वो महास्थान पे सारे अनाज को बांटेगा। इन सब का एविडेंस हम लोग को कहाँ मिलता है? महास्थान। महास्थान कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है। इसको आप लोग भूल जाएंगे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है, अक्सर पूछा है, ठीक है। तो महास्थान में अकाल में खाना बांटने के लेके इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोग को। और महास्थान कहाँ पे है? बांग्लादेश में। इसी के साथ साथ हम लोग को और एक नाम मिलेगा, सोहगौरा। सोहगौरा, हाँ हाँ, ये भी अभिलेख है। ये कौन सा अभिलेख है? कॉपर वाला। कॉपर प्लेट पे, कॉपर शीट पे क्या है, कॉपर शीट पे इनको लिखा हुआ है। कॉपर शीट पे क्या लिखा हुआ है? कॉपर शीट पे भी लिखा हुआ है कि अकाल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग को खाना प्रोवाइड कराते हैं। इसमें भी महास्थान में भी वही लिखा हुआ है, सोहगौरा में भी यही लिखा हुआ है। अब सोहगौरा है कहाँ पे? ये कहाँ मिला था? कहाँ? यही इधर ही हरिओम नगर में। कहाँ है, कहाँ है? यही मतलब कहाँ पे है? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ? कौड़ी राम में। कौड़ी राम में सोहगौरा का कॉपर प्लेट मिलता है हम लोग को। हाँ भाई, मजाक कर रहे हैं क्या? उसको यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, कौड़ी राम वाले इलाके में हम लोग को, जिस रास्ते हम लोग घर जाते हैं वहीं पे। क्या है? नहीं है। कहाँ गया?
जैसे मेटल वाले जो अभिलेख होते हैं वो लंबे समय तक रुकते हैं, शिलालेख भी लंबे समय तक रुकता है जब तक उसको कोई तोड़ फोड़ ना करे। जैसे हम लोग कहीं भी कोई म्यूजियम में जाते हैं या कहीं पार्क वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, वहाँ पे एक दिल, दिल बना हुआ मिलेगा, दिल में दो नाम दिखेगा, दिल में तीर लगा हुआ दिखेगा। तो ऐसे ही लोग जाके खराब कर देते हैं। मान लो तो साधारण बना ही जाके वैसे खराब कर रहा है, वो अपना अभिलेख लिख रहे हैं, सब अपनी प्रेम कहानी का अभिलेख लिख रहे हैं, घर पर का। अरे कहीं जाएंगे मिलेगा भाई, जैसे अभी आप कुशीनगर चले जाइए, वहां पे पेड़ों पे यही मिलेगा। लोग इतने खाली है। तो गाड़ी पे आप लिख के टाइम वेस्ट कर दें, शिलालेख बनवाइए। अच्छा, इससे क्या समझ आ गया अब हम लोग को कि इससे ये महास्थान इधर तक है ना। एक तो आप लोग को समझ आ गया नॉर्थ वेस्टर्न वाले इलाके में चंद्रगुप्त का कंट्रोल है क्योंकि दहेज में मिला। साउथ में तक ये कर्नाटका वाला हिस्सा हम लोग को पता चला कि इसका कंट्रोल यहाँ तक है, यहाँ यहाँ तक भी पता चला महास्थान। अब देखो ये वेस्टर्न वाला इलाका, अकाल अकाल अकाल। अब देखिए गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है सौराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे उनका एक मंदिर रहेगा जिसका नाम है पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त का गवर्नर कौन रहेगा, पुष्यगुप्त। ये क्या करता है, ये एक लेक बनवाता है, लेक मतलब समझ रहे हैं, तालाब। तालाब का क्या नाम होगा, उसका नाम होगा सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक। चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम है पुष्यगुप्त। वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है सौराष्ट्र में, गुजरात वाले इलाके में। वहां पे ये क्या करता है, सुदर्शन लेक बनवाता है, ठीक है। सुदर्शन लेक से ये भी पता चल गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सपेंशन कहाँ तक था, गुजरात वाले इलाके में भी था। तो कहीं ना कहीं अब देखने में पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल बनाते हैं। समझाया, क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं। अगर आप लोग को आंसर राइटिंग मिल गया लिखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो आप लोग लिख लेंगे ना। नॉर्थ वेस्ट में दहेज में मिला, आपको दहेज में सिर्फ दो ही नहीं लिखना है, आपको इस सेल्यूकस निकेटर का नाम लिखना है, ये साल लिखना है, फिर ये सब कहानी लिखना है आप लोग को। अब गुजरात में क्या, ये वाला, और महाराष्ट्र में ये, बांग्लादेश में ये वाला, लिख लेंगे ना। अब तो कोई आंसर राइटिंग लिखने में समस्या नहीं होती है ना, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। बस पढ़ के आएंगे तब लिख पाएंगे, नहीं पढ़ के आएंगे तो वही कहानी वैसा खींच के एक ही नाले में 10 बार आप लोग डुबकी मारेंगे। अरे वाह, पता नहीं नाला से कवन लगा था जी। एक रीतु दूसरी सोनी, नाले से आगे बढ़ी नहीं भाई, नाला के अलावा भी तो देखो, एक नाला दूसरा ईंट, नाला और ईंट, बस। अरे वाह, अब तक ना ये तीन तीन बार हम लोग टेस्ट दे चुके हैं ना। अब देखना इस बार पेपर में पता नहीं नाले के लिए अरे क्वेश्चन में और कुछ भी लिखा हुआ था लेकिन वो सब नहीं देखे हैं सब। खाली, अरे हम मानते हैं नाला लिखा हुआ, नाला के अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ लेकिन वो सब नहीं दिखाई सबको, लेकिन नाला बहुत दिख गया है देखो।
कह रहे नाला था, नाला में ईंट था, ईंट में पानी था, मतलब। गांव में ऐसी है, गांव में नाला नहीं है ना, नहीं है, सोखता है सबकी। हमारे नारी बताओ, फीमेल वाले हैं। हमारे नानी के यहाँ पे पेपर पे ना नाला बन गया है वहाँ पे ऑलमोस्ट, लगभग, हाँ पेपर पे 1980 में, 1980 में उस गांव में नाले का प्रोजेक्ट बन चुका है, जिसके लिए लोग फंड लेके अपना पैसा वैसा खा के बैठ चुके हैं। जब ये लोग गए थे कि भाई हमारे गांव में भी नाली बनवाइए भाई, तो पता चला कि तो 1980 में ही आपके गांव में नाली है, कह रहे हैं सब। और 1980 में नाली बना, आज तक अब तक किसी को दिखा नहीं। फिर पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या नाली बनना काम चालू हुआ, नाली बना, फिर रुक गया है, पैसा खा के सब बैठ गए, बड़े पैसा खाने वाले लोग हैं भाई, बेचारे लोग स्वच्छता से काम चला रहे हैं। अच्छा, और एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे ना हमें उड़ीसा में, सुन लो भाई, उड़ीसा में हम लोग को जूनागढ़ अभिलेख मिलेगा, जूनागढ़ अभिलेख। इसमें भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब आइए बिंदुसार के पास। लिख लिए तो बताइएगा। चंद्रगुप्त के बारे में एविडेंसेस वगैरह, जूनागढ़ अभिलेख और सुदर्शन लेख और चंद्रगिरी हिल्स, क्या है, अमित्रो, हम्म हम्म, अमित्र घाट, अमित्रो कट्स, हम्म, हो गया तो बताइएगा, हो गया। दे- बोले सुषमा घर जाएंगी, सुषमा घर जाएंगी, रूम पे छोड़ दें, नहीं, फिर से सोएंगी तो फिर उससे अच्छा रूम पे जाके आराम कर दीजिए, सो जाइए। जाना देखना ऑफिस में दवा होगा शायद, ये दे दें, ये ऑफिस का जो पहला ड्रॉर है उसका चाबी देखना, उसमें होगा। किस में ताला लगा हुआ है? पहले ऊपर वाले में लगा हुआ है ना, देखना होगा ना, सब देख रहे हैं ना, कोने में कहीं पड़ा होगा अंदर। अरे कहाँ डिमला रही है, एक के दवा है, दो लोग नहीं खा सकते हैं डिमला रही। चक्कर उकर आ रहा है, कितना उंगली है, ये वाली भले टेढ़ी है, ये वाली टेढ़ी है और ये वाली टेढ़ी है, ये दो टेढ़ा है, बाकी सब ठीक। ये वाली टेढ़ी है, इसको कितना भी कर लो ना ये ऐसे ही रहता है। और ये वाली भी टेढ़ी है, ये सीधा नहीं ऐसा। हमको उंगली टेढ़ा नहीं करना पड़ेगा, आराम से ऐसे निकल जाएगा, हमको मेहनत नहीं करना। ये कहाँ है, सब बीमार बीमार पड़े हैं, वैसा मत करो, पैर फैलाओ ऊपर, तो एक उस तरफ से, हाँ उसको टच करो, टो को सीधा रखना।
होता है बाउंसर यूज करते हैं। मेरा होता है। सरसों का तेल लगा लो गरम करो। तो हम क्या करें, जैसा होता है ऐसा होता है, जैसे लंबा ड्राइविंग करने पे होता है। हाँ स्टार्टिंग। जैसे आपको हड्डी मजबूत करना है तब बताएं आइडिया। जैसे क्या किया जाता है, रात में पानी रख लो, उसी पानी में थोड़ा सा चूना, तो जो सुरती वाला चूना, तो वैसे भी आप लोग सुरती खाते ही हैं, थोड़ा सा चूना उसमें मिक्स करके रख लो, सुबह उसको पी लो। हड्डी वैसे मजबूत होता है। चूने में क्या होता है, कैल्शियम होता है। हम नशा करने को नहीं कह रहे। तो कह रहे चूना खा नहीं रहे मम्मी, चूना पी रहे हैं। ये देखो, ये साइंटिफिक है भाई। अगर आपको बॉडी में कैल्शियम कमी है तो चूना बेस्ट सोर्स है, जल्दी हो जाता है ठीक। हफ्ता भर के अंदर असर दिखता है चूने। देखो आप भाई, जो वो सुरती उर्ती खाने वाले लोग हैं ना, उन लोग बड़े मजबूत होते हैं। कैसे मजबूत होते हैं, हड्डी कैसे मजबूत होती है उनकी? नहीं है। उसमें नहीं रहता। मत करो तुम ऐसी, बहुत जल्दी नशा करने लग जाती है। बीच में चीनी नशा करने लगी। आजकल जलजीरा का नशा हो गया। आगे देखें, कहानी सुन ले। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। चाणक्य थे बहुत तेज तेज इंसान। तो वो उनको पता था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए कई सारे लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे, बिना किसी को पता चले, है ना, चाणक्य चाणक्य किसी को बिना पता चले चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में हल्का हल्का जहर डालते थे, ताकि अगर कोई चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे के मारना चाहता है तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु नहीं होगा। हाँ, गुरु देते थे। जहर दे के मारना नहीं चाहते थे, बचाते थे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा बॉडी में जब जाएगा तो आपके बॉडी में क्या होता है, एंटीजेंस एंटीजेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो आप लोग को वो असर नहीं करता है। जैसे किसी को पैरासीटामोल 350 ml का किसी को असर नहीं करता है, वो लोग को 600 mg के डोलो खाना पड़े तब असर करता है, कारण एंटीजेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो चाणक्य थे समझदार इंसान, चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा 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 जहर खिलाते रहते थे, ताकि कोई उनको जहर दे के मार ना सके। ऐसे ही एक बार क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य की एक वाइफ थी जिसका नाम था दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा। गलती से ये बिंदुसार जो है दुर्धरा के गर्भ में थे। अब दुर्धरा जाके चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लेती है। जैसा खाना खाती हैं, अब जहर पूरा फैल जाता है, इनका चेहरा वारा सब नीला पड़ने लगता है। अब अचानक से आते हैं, जब उनका फिर होता है ना, ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन समझ रही है, जैसे बच्चे वो ऑपरेशन से सिजरीन बोलते हैं। तो सिजरीन का जो पहला ऑपरेशन होता है इन्हीं का होता है। ठीक। उसके बाद बिंदुसार इस बंदे को निकाल लिया जाता है, बिंदुसार को। जब निकाल के देखते हैं तो इस बिंदुसार के चेहरे पे ना बिंदु टाइप में जो छोटे छोटे डॉट्स हो जाते हैं। तो वो डॉट्स के नाम पे इस बंदे का बिंदु बोलते हैं ना उसको, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा हुआ है। समझाया बिंदुसार क्यों नाम पड़ा है? अब इसके अलावा भी इस बंदे का नाम है अमित्रघात और अमित्रोकच। और क्या था? दुर्धरा, सिंहसेन, अमित्रोकच, सिंधुसेन, सिंहसेन और बिंदुपाल।
अब देखो इसमें सबसे ज्यादा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमित्रघात या अमित्रकेत। अब क्यों बोला जाता है अमित्रकेत इनको या अमित्रघात? अमात्य का मतलब होता था मंत्री, ठीक, अमात्य का मतलब क्या है? मंत्री। तो इनके शासन काल में कोई भी अगर मंत्री कोई भी करप्शन करता है तो उन सबको सीधा ऊपर पहुंचा देते थे, इसीलिए अमित्रघात नाम पड़ा हुआ है इनका। ठीक है, बाकी बिंदुसार तो समझ ही गए ना आप लोग। अलग अलग नाम है बिंदुसार के। टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस, डायनोसिस। फिलाडेल्फस राजा है और ये रहने वाला था इजिप्ट का। इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, ठीक है। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस नाम है। हाँ, टॉलमी द्वितीय, सुनो, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये इजिप्ट के शासक का नाम है। ये क्या करता है, इसका एक एम्बेसडर है जिसका नाम है डायनोसिस। ये डायनोसिस को कहाँ भेजेगा? ये बिंदुसार के पास भेजता है इनके, ये एम्बेसडर है, राजदूत, ठीक। अब अगला, सीरिया में एक शासक था जिसका नाम था एंटियोकस द्वितीय। ये क्या करेगा, एक दूत को भेजेगा जिसका नाम क्या होगा? डायनोकस, ठीक है। और एक डायनोसिस जो इजिप्ट से आया था, कौन भेजा था? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के। बोलिए। अमित्रोघात या अमित्रोकेट, यही वाला पूछे ना। ये लिखनी है, टॉलमी द्वितीय, डायनोसिस, और एक एंटियोकस डायनोकस। सिस और कस। हम्म हम्म एंटियोकस। अब देख, होता ऐसा है, बिंदुसार जो है, बिंदुसार एक तो राजा, अब राजा के अपने अपने शौक होते हैं। तो एंटियोकस को बिंदुसार कहता है कि भाई एंटियोकस एक काम करो, हमको तुमसे तीन चीज चाहिए। क्या क्या मांगता है? एक तो मदिरा, ठीक है, वहां पे रेड वाइन बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा अंजीर, अंजीर समझ रहे हैं, फिक्स बोलते हैं। हाँ, उसको, हाँ, जैसे ये है, ये मांगता है, इससे मदिरा मांगता है, और इसके यहाँ के अंजीर मांगता है। चंद्रगुप्त मौर्य एंटियोकस से मांगता है। सॉरी, बिंदुसार, बिंदुसार एंटियोकस से मांगेगा कि भाई तुम्हारे यहाँ का हमको मदिरा दे दो, और तुम्हारे यहाँ का फिक्स दे दो, तुम्हारे यहाँ का एक फिलोसोफर दे दो, फिलोसोफर, ठीक है। क्योंकि मेगास्थनीज ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, तो कहीं ना कहीं मेगास्थनीज से लोग इंप्रेस थे कि भाई बहुत बढ़िया फिलोसोफर है। तो अब एंटियोकस कहता है, देखिए राजा जी, हमारे पास ना मदिरा है, मदिरा जितना चाहिए ले लीजिए,
फिक्स जितना जितना है हम आपको पहुंचा देते हैं, लेकिन कृपया करके आप हमसे कोई फिलोसोफर मत मांगिए, हमारे पास फिलोसोफर की कमी है और कोई फिलोसोफर को देना भी नहीं चाहता। ठीक, इसी के बाद क्या होता है, तक्षशिला जानते हैं कहाँ पे है? बिहार में, गंधार में। और कोई बताओ बताओ, रीतु रीतु सही बताएगी, बोनी को याद नहीं, बताओ कहाँ है रीतु, बताओ तक्षशिला कहाँ है, रीतु बताएगी। तक्षशिला में क्या होता है, दो बार विद्रोह होता है, पहली बार और दूसरी बार। पहली बार जब विद्रोह होगा तो यहाँ पे विद्रोह कौन करेगा, यहाँ पे विद्रोह करेगा जनता, है ना। यहाँ पे विद्रोह कौन करेगा, यहाँ पे विद्रोह करेंगे वहां के एडमिनिस्ट्रेटर। तक्षशिला में दो बार विद्रोह होगा, पहली बार विद्रोह एक बार जनता करेगी, दूसरी बार विद्रोह वहां के प्रशासक व्यवस्था जो संभालने वाले रहेंगे वो सब करेंगे। तो पहले विद्रोह का दमन कौन करेगा, पहले विद्रोह का दमन करेगा अशोक, ठीक। और अगले विद्रोह का दमन कौन करेगा, सुशीम। सुशीम अशोक का बड़ा भाई है ना। बिंदुसार जो है सुशीम को उत्तराधिकारी बना देता है, ठीक। बिंदुसार का बेटा है, अब कहाँ से आया तो बिंदुसार से पूछना पड़ेगा। अच्छा, कल आप लोग का ये मौर्य पीरियड खत्म हो जाएगा, आज हम लोग सिर्फ राजाओं के बारे में देखते देखते देखिए 1.5 घंटा हो गया। तो अरे भाई अभी तो पहले बाप तो खत्म होने दो, फिर ना बेटा पे जाएंगे। अरे सबर करो, रुको जरा, सबर करो। देख लिए हैं, देखिए विद्रोह होता है तक्षशिला में। अशोक उस समय कहाँ का गवर्नर रहता है, अशोक उस समय गवर्नर रहता है उज्जैन का। फिर से बता देता हूँ, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का बेटा है, इसकी माता का नाम है दुर्धरा। बंदे को जहर, उसकी माँ जहर खा लेती है तो उसके चेहरे पे क्या हो जाता है, कई सारे बिंदु हो जाते हैं, इसीलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ता है। कोई अमित्रोघात कहता है, कोई अमित्रोकेट्स कहते हैं, बाकी सिंहसेन, बिंदुपाल और मद्रसर ये इसका नाम है। टॉलमी द्वितीय जो कि इजिप्ट का शासक था वो डायनोसिस को भेजता है। सीरिया का शासक एंटीओकस वो डायनोकस को भेजेगा। क्यों भेजता है, अब भाई सब कोई अपने अपने राज्य भेजना चाहता है, क्योंकि मगध जो था सबसे ज्यादा ताकतवर शासक था, शासन प्रणाली चलता था। तो हर कोई चाहता है कि भाई सबसे ताकतवर वाले के साथ जान पहचान बना रहे, ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए, हमारा व्यापार भी चले, इसीलिए लोग भेजते थे। एंटीओकस से मदिरा, फिक्स और फिलोसफर मांगता है, लेकिन इनको ये दोनों मिल जाता है पर ये नहीं मिल पाता है। तक्षशिला में दो बार विद्रोह होता है, पहली बार विद्रोह जनता करती है, दूसरी बार विद्रोह वहां के प्रशासक करते हैं। तो तक्षशिला में, वैसे तक्षशिला में जो प्रशासन व्यवस्था संभालने वाले उनके बेटे थे जो कि सुशीम, सुशीम के हाथ में तक्षशिला था, अशोक के हाथ में उज्जैन था। जब यहाँ पे जनता विद्रोह करती है तो पहले में कौन जाएगा, अशोक जाके दमन करता है, दूसरा दमन कौन करता है, सुशीम करता है। होता ऐसा है कि बिंदुसार क्या करते हैं, बिंदुसार सुशीम को अपना अगला उत्तराधिकारी बना देता है। यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक। अब जब अगला उत्तराधिकारी कहा जाता है कि ये बिंदुसार के पास ना लगभग 100 बच्चे थे, 100 मतलब 100 बच्चे, हाँ 100 बच्चे भाई, सोचने वाली बात। अब बोला हैं? अरे भाई राजा लोग ना बड़े शौकीन इंसान थे भाई, उससे क्या हो गया, वो गलत फहमी। जिनके पास जैसे सुनो मेरी बात,
जिस इंसान के पास खाने पीने का किल्लत होगा, तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान जीवन भर खाने पीने के लिए भागम भाग करते रह जाएगा। जिस इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ है, उसको क्या करना रहेगा? बस वही कर रहे थे वो। कहीं जाते थे बिया करते थे, लड़का पैदा कर लेते थे, 100 कर लिए। अब बेचारे 100 कर लिए, इमेजिन करो भाई, सब आपस में लड़ेंगे। सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा कौन था? सुशील, पहला लड़का, सबसे बड़ा। और उसके बाद कौन? अशोक। सुशील को जैसा उत्तराधिकारी बनाते हैं, अशोक को बुरा लग जाता है। तो अशोक क्या करते हैं? अशोक सुशील को निपटा देते हैं। जैसा सुशील को निपटाते हैं, उसी तरीके से ये बाकी 99 भाइयों को भी निपटा देते हैं। उसके बाद ये बनते हैं राजा। ठीक है, बताओ। अशोका द ग्रेट वाले अशोका, सब, इन सबको निपटाने में इनको लग गए थे 4 साल। ठीक है, 4 साल में पूरे भाइयों को मारा बंदा। ठीक है, अब जैसा मारते मारते बेचारा आखिर में बन जाता है अशोक। ठीक, समझ आया? अब हम लोग को नहीं नहीं, अशोक सबसे छोटा है। अशोक अशोक की जो माता होती है वो क्या है ना, कहीं की वो बिजनेसमैन की लड़की होती है। तो अब भाई जहाँ पे जो अच्छा लगा, यश की संपत्ति उठाई, क्योंकि बाप का अफराध पैसा था, बाप सब कुछ छोड़ के चले गए। तो कहाँ लड़ना, कि एक भी युद्ध लड़ा है? कुछ नहीं लड़ा है, तो क्या करेगा? खाली बैठा है, ना वो ब्याह ही करें। आप लोग भी कुछ नहीं करेंगे तो आपके घर वाले क्या करा देंगे आप लोग का? बस, बाकी 100 करना है, कितना करना है वो आप लोग के ऊपर है। मैडम, इसका इंफॉर्मेशन है, ऐसे कई सारे शासक है जिनके इससे ज्यादा। अच्छा, बच्चे हैं लेकिन ये मार्क, इसीलिए तो अशोका द ग्रेट है। इमेजिन करिए, ऐसा इंसान जो अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ा, क्या लगता है बाहर का इंसान कोई गलती करे छोड़ेगा? शासक अच्छा है, बहुत खतरनाक शासक है। अब देखें अशोक को, पूरे 4 साल लग जाते हैं सबको निपटाने में उसको। इसकी एक बीवी रहेगी जिसका नाम है असंधि मित्रा। एक बीवी रहेगी, उसका नाम है पद्मावती। अब ये मत पूछना कि सर इतनी सारी बीवियां। हम्म, शिक्षा। इसकी और एक बीवी है जिसका नाम है, और एक बीवी का नाम याद लिख रहे हैं भाई, शिक्षिका। ठीक, एक कारुवाकी।
है वो वाला नहीं है भाई। और ये लगभग बहुत सालों बाद वाला कहानी है, ये वाला पद्मावती नहीं है। वो औरंगजेब के साथ राजा रतन सिंह का युद्ध होता है ना। जब वो साउथ का अभियान करते हैं तो पहला अटैक वो कहाँ पे करते हैं, गुजरात में अटैक करता है ना। गुजरात से वो मलिक कफूर को खरीदता है, फिर उसके बाद वो वापस जाते हैं औरंगजेब के पास, फिर आते हैं सब राजस्थान में अटैक करते हैं रणथंभौर में। कौन चौपाई है भाई? वही राणा रतन सिंह, वो भी वही बात कर रही है, अभी वही बात कर रही है। हम्म, तो वो जो वियोग वाली वो वही वाली पद्मावत है। वियोग मतलब क्या, इंतजार करते करते डिप्रेशन में जाके। ए भाई आप लोग ये सब कहानी पढ़ना बंद करो, आप लोग को गलत जगह से मोटिवेशन मिल जाएगा। नहीं नहीं, नहीं जानते, मैंने बोला नहीं सुना, अब नहीं सुने। सबर करो। पद्मावत का एक बेटा रहता है जिसका नाम क्या रहेगा, कुणाल रहेगा। ये असंधि मित्रा क्या नाम है, ये रहेगी पटरानी। पटरानी समझ रहे हैं ना। जैसा इसका डेथ होगा, पटरानी का डेथ, अगला पटरानी कौन बन जाएगा? पटरानी नहीं, राजाओं की फेवरेट वाली रानी को कहा जाता है पटरानी, है ना। राजा कहीं भी डिप्रेशन से आएगा, युद्ध लड़के आएगा, तो पहले वो किसको पूछेगा? पटरानी को पूछेगा। तो जिसको ज्यादा पूछता है राजा, वो हो जाएगी पटरानी। जैसे इसका डेथ होगा, इसका इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा पटरानी का पोस्ट। जैसा इसको पटरानी का पोस्ट मिलेगा, ये क्या करेगी ना, पद्मावत का वो लड़का होगा जिसका नाम है कुणाल, इसका आंख फोड़ देती है जाके। क्या कि तुम बहुत देख रहे हो ना, तुम्हारा आंख फोड़ दे। समझ रहे? जैसा ये पटरानी बनी है, कुणाल का आंख फोड़ देती है, देखो भी। अब अरे जान बुझ के फोड़वाती है भाई। अरे खुद का बेटा थोड़ी ना है, सौतन का बेटा है। एक है बीवी इनकी और अ, महादेवी। महादेवी, महादेवी से इनके दो बच्चे हुए, एक महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा। ठीक। कारुवकी, कारुवकी के बारे में ना हम लोग एक अभिलेख में पढ़ेंगे। अलाहाबाद का अभिलेख जब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कारुवकी के बारे में लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पे कारुवकी जाके दान देती है। देखिए वैशाली वाला अभिलेख है, वैशाली को उठा के वो लोग इलाहाबाद में रख देते हैं सब। हाँ, ये कारुवकी के बारे में हम लोग को वैशाली के अभिलेख में मिलता है। पर जब अकबर आता है तो अकबर क्या करता है, अकबर आके वो वैशाली से स्तंभ उठा के क्या करेगा, इलाहाबाद के किले में लाके रख लेता है, तो गलती से उसका नाम पड़ जाता है इलाहाबाद अभिलेख। ठीक। और ये महादेवी के जो बच्चे होते हैं, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र क्या करता है, यही महेंद्र है जो श्रीलंका जाके बुद्धिज्म का प्रचार करेगा। ठीक है, समझ आया। अब ये पटरानी रहती है, इनका हट जाता है तो पटरानी वो बन जाती है, वो कुणाल का आंख फोड़ देती है। कहानी याद रहेगा ना। हालांकि इन सबसे नहीं पूछेगा, जरूरी है महेंद्रा कारुवाकी का ज्यादा मिलेगा। कारुवाकी का नाम आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको इलाहाबाद अभिलेख में मिलेगा। इलाहाबाद अभिलेख में मिलेगा। तो कारुवाकी के स्टार मार्क, महादेवी के ये बच्चों के बारे में आप लोग को स्टार मार्क बना के फटाक से लिख लो। लिख लिए तो बताइएगा।
क्या बोले हैं रितेश सर? शिक्षा बीवी। हाँ। अरे ये तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है अभी, वैसे तो है तो बहुत सारी, लेकिन किसको पता कौन कहाँ पे कैसे है। संघमित्रा। हो गया? हो गया तो बता। हाँ वही। हम्म। अशोक को खत्म करके हम लोग आज क्लास खत्म कर देंगे, और बाकी का अशोक के बारे में, अशोक कह रहा है, बाकी मौर्य साम्राज्य के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था कल हम लोग देख लेंगे। चाणक्य और प्रशासनिक व्यवस्था कल हम लोग देख लेंगे, हो जाएगा। हो गया तो बताइएगा फटाक से, कल कुछ और लिखा जाएगा। इसको erase कर दें, कचरा लग रहा है। देखिए अभिलेख वगैरह बस नाम जान लीजिए, जितना भी हम अभिलेख लिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ठीक है, बाकी अभिलेख के बारे में हम लोग कल क्लास में देख लेंगे। बस ये वाले कुछ भी हो जाए आप लोग को भूलना नहीं, इसको नींद में या पानी में घोल के पैसों करके पी जाना। अशोक का एक नाम है मगधीराज। मगधीराज, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये भाब्रू अभिलेख में लिखा हुआ है। भाब्रू अभिलेख, ये कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक, समझ आ रहा है ना? अभिलेख मतलब लिखा हुआ, अभिलेख सिर्फ इतना ही। ठीक, मगधीराज कहाँ पे है? भाब्रू अभिलेख में। अभिषेक को अभिषेक कह रहे हैं। अशोक का नाम क्या है? मगधीराज, अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक, भाब्रू एक जगह है जयपुर में। जयपुर में आपको एक लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है, इसीलिए उस जगह का नाम हम लोग भाब्रू अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख मतलब लिखा हुआ एविडेंस को। ठीक, रन्यू, एक है रन्यू या राजा अशोक। देखो, एक था मगधीराज, भाब्रू में लिखा हुआ नाम मिला था। अगला है रन्यू। रन्यू या राजा अशोक, रन्यू को राजा अशोक भी बोला जाता है। ये कहाँ पे मिला हम लोग को? कनगनाहली में मिला। ये कहाँ पे है? कर्नाटका। इसकी और एक खास बात है, यही वो जगह है जहाँ पे आपको अशोक का मूर्ति मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कनगनाहली। ठीक है, जहाँ पे अशोक की मूर्ति मिलेगी क्या है? कनगनाहली नाम है उसका। ठीक, और एक है गुर्जरा अभिलेख, यहाँ पे राजा अशोक नाम लिखा हुआ है। ये कहाँ पे है? गुर्जरा अभिलेख में। गुर्जरा अभिलेख, ये कहाँ पे गुर्जरा अभिलेख? एमपी में है। अशोक के माता का नाम है सुभद्रांगी। ठीक है, सुभद्रांगी।
ये भी किसका नाम है? अशोक का नाम। देवनाम पियदसी और देवनाम पीएम, ईरानी अभिलेख और एक श्रीलंका के जो भी अभिलेख हैं उसमें हम लोग को अशोक का नाम क्या मिलेगा? देवनाम पियदसी, देवनाम पीएम। इसके अलावा आप लोग को सिर्फ अशोक का नाम मिलेगा। अशोक का नाम क्लियर कट मिलता है। जैसे ये आपको कहाँ मिलेगा? ये ईरान प्लस श्रीलंका, ये ईरान और श्रीलंका का अभिलेख है, ठीक है, उनके अभिलेखों में मिलेगा, इसीलिए हम ईरान अभिलेख और श्रीलंका अभिलेख लिख दे रहे हैं। और अशोक का सीधा सीधा नाम किस में दिखता है? अशोक का सीधा सीधा नाम दिखेगा आपको मस्की में, ठीक, मस्की, गुर्जरा, निट्टूर। अशोक का नाम ना जैसे होता है वो इंस्क्रिप्शन पे, अभिलेख पे सीधा सीधा अशोक नाम लिखा हुआ है। कहाँ पे? एक मस्की जगह है कर्नाटका में, दूसरा गुर्जरा जो कि एमपी में है, तीसरा निट्टूर, निट्टूर, और अगला है उदयगोलम। ये चार वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन लोगों को कुछ भी हो जाए इन लोगों को बोलना मत भाई। आप लोगों को पूछ देता है सीधा सीधा कि भाई अशोक का सीधा सीधा नाम अशोक कहाँ पे लिखा हुआ मिला है? चार अभिलेख है, मस्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम। ये सब कर्नाटका में, सिर्फ गुर्जरा जो है ये अकेला जो है आपको एमपी में मिलेगा। गुर्जरा अकेला आपको एमपी में मिलेगा, बाकी सब आपको कर्नाटका में मिलेगा। आप लोग वो और एक चीज लिख लीजिएगा, उसमें बिंदुसार में लिख लीजिएगा। बिंदुसार जो है अजीवक संप्रदाय को फॉलो करने वाला होता है ना? लिखे हैं ये? बोले भी नहीं थे ना? अजीवक संप्रदाय मतलब जो होगा भगवान के भरोसे, हम लोग क्या करें, किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया कौन सा है? चारवाक है ना? कौन है अजीवक संप्रदाय का फाउंडर? हाँ, अजीवक संप्रदाय का फाउंडर मोगलीपुट्टिस, वही है। हाँ, उसके पापा कपड़ा वो बेचते थे, भगवान के फोटोज। माखली पुत्र गोसला, नहीं याद है? माखली का पुत्र गौशाला, गौशाला में पैदा हुआ इसीलिए गौशाला नाम रखा है। जाके अजीवक संप्रदाय पढ़ लेना, एटलीस्ट फाउंडरों के नाम तो याद होने चाहिए आप लोग को। हो गया? श्रीनगर कहाँ पे है? तो श्रीनगर का एस्टैब्लिशमेंट कौन किया था? अशोक। अशोक ही जो है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का शहर बसाया था। इसकी एक बेटी है चारुमती, ठीक है, बेटी का नाम क्या है? चारुमती देवपतन, देवपतन। ये एक शहर बसाएगी देवपतन। अशोक एक शहर बनाएगा, एक श्रीनगर बनाएगा और एक लीलापतन। अशोक दो शहर बनवाता है, श्रीनगर और ललितपतन। ललित ललितपतन, चारुमती।
क्या कही है? देवपतन। हाँ, चारुमती। चारुमती जो है अशोक की बेटी है, वो नया शहर बसाती है जिसका नाम है देवपतन। अशोक कौन कौन सा नगर बसाता है? श्रीनगर और ललितपतन। हो गया। देखो भाई, यहाँ पे है जगह जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोग को क्या मिलेगा? कलिंग। ठीक। उड़ीसा में कलिंग है। और यहाँ पे कौन है? मगध। चंद्रगुप्त के समय हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ तक हो गया था, ये यहाँ तक हो गया था, और ये यहाँ तक हो गया था। यहीं पे हम लोग देखेंगे महेंद्रगिरी हिल्स। तो महेंद्रगिरी हिल्स, देखो कलिंग को कब्जा करने में एक ही शासक कामयाब हुआ है जिसका नाम है महापद्मनंद। ठीक है, इसके अलावा किसी ने भी कलिंग को कब्जा नहीं किया था अब तक। अब महापद्मानंद के बाद जो अगला कब्जा करने वाला इंसान होगा वो होगा अशोक। अशोक जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ता है, कलिंग का युद्ध। कब? 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ता है। युद्ध लड़ने का कारण भी है, जैसे मगध से कोई भी व्यापारी व्यापार करके अपना ट्रेड बेच, सामान बेचने जाता था, व्यापार करने जाता था, तो ये जो कलिंग का शासक था ये क्या करता था? इन सबको लूट लेता था। अगर समुद्र के रास्ते जाते थे तो ये समुद्र के रास्ते भी लूट लेता था। अब अशोक का हो गया दिमाग खराब। अशोक क्या करता है? सीधा जाके कलिंग पे चढ़ाई कर देता है। जैसा यहाँ पे जाता है, कहा यह जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों को हत्या हुआ था इस कलिंग के युद्ध में, और लगभग 1 लाख लोगों को अशोक क्या किया था? अशोक बंदी बना के अपने मगध साम्राज्य में लेके आके गुलाम बना के रखा था, सेवक के तौर पे। ठीक है। तो यहाँ पे जब कलिंग का युद्ध लड़ने से पहले अशोक क्या, अशोक को क्या कहा जाता है? चांडाल शोक कैसा कुछ नाम था। चांडाशोक। चांडाल शोक। चांडाल अशोक क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो चंडाल की तरह जाके टूट पड़ के सबको एकदम निर्दयी बन के सबको मारपीट कर देता था। कलिंग के युद्ध के बाद इतना नरसंहार देखने के बाद ये अशोक अपने खुद को क्या कहलाएगा? अशोक अपने को बुद्ध घोष कहलाता है। बुद्धाशोक। बुद्धाशोक। चांडाल का मतलब। हम्म। हम्म। तो स्टार्टिंग में जो ये अशोक जो होता है, अशोक फॉलोवर रहता है शिव का। अशोक क्या है? शिव के फॉलोवर रहेंगे, इसीलिए नहीं ये श्रीनगर में जाता है। वहाँ पे हम लोग एक मंदिर देखते हैं, वैष्णो देवी का। शिव जी का भी फेमस है ना, वहीं पे हम लोग देखते हैं। ठीक। अशोक स्टार्टिंग में शैवाइट रहता है, यानी शिव का उपासक रहता है। तो जब कलिंग का युद्ध होता है, इतना नरसंहार होता है। नरसंहार होने के बाद लोग तो माटी में जैसा पानी मिलता है, कीचड़ कीचड़ कैसे हो जाता है? माटी में खून मिलके उतना कीचड़ कीचड़ जैसा हो गया था, इतना भयंकर। हाँ, बाकी जो मांस मच्छी घी दूध आके जो खाएंगे वो सब तो उन लोग का बल्ले बल्ले चल रहा था। लेकिन ऐसा 1 लाख लोग को मारा, 1 लाख लोग को बंदी बना के लेके आ गया। इसके पहले जो था, जिसे मान लो वो 99 भाइयों को भी तो मारा था। 99 भाइयों को मारना, उसी वजह से कोई क्रूर शासक भी कहला गया था चंडाल अशोक। इसको निर्दयी होता था, दया नाम का चीज बिल्कुल नहीं होता था। अगर आप गलती करे हैं तो आपको सजा मिलेगा, अगर आप होमवर्क करके नहीं आएंगे तो आपका उंगली काट दिया जाएगा, अगर आप टेस्ट में कम मार्क्स लेके आएंगे तो आपका कान काट दिया जाएगा। ऐसा पनिशमेंट दिया करता था। ठीक है। अब फिर बाद में ये बहाना मारेंगे, सर पढ़ते तो हैं, मार्क्स नहीं आता, बस याद नहीं होता है, तो उसके लिए आपका एक आंख फोड़ दिया जाएगा। आंख फोड़ने के लिए हम अशोक की बीवी को बुला लेंगे। ठीक। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छा। अजीब संप्रदाय में जाइए आप।
जो तो चांडाल अशोक कब कहलाता है? जब वो युद्ध, कलिंग के युद्ध के पहले एकदम भयंकर होता है। कलिंग के युद्ध के बाद इसके अंदर भी, बेचारे के अंदर भी करुणा भाव भी आ जाता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या बन जाता है? बुद्ध अशोक बन जाता है। कहीं ना कहीं इसका आइडियोलॉजी क्या होता है? माइंडसेट भी इसका चेंज हो जाता है। उम्र से क्या ही पता, देखो क्या है, उम्र से क्या करना है। नहीं, लगभग होना चाहिए ना, तो 30 के लगभग रहा होगा बस। क्योंकि पुराने समय में राजा का बेटा जो है जिम्मेदारी पहले ले लेता था। अपने शासन काल के 8वें साल में ही तो ये जाके यहाँ पे सीधा सबको निपटाता है। चार 8वें साल में जाके ये कलिंग पे युद्ध करता है ना। तब तक शांति से रहता है। उसके पहले वो अपने भाइयों में खुश था, मार मार के। जैसे भाई सब मिलके कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, वो सब मर्डर मर्डर गेम खेल रहे थे, चलो मर्डर करते हैं एक दूसरे के। अब जैसा बुद्ध को बुद्धाशोक बनता है ना, चंडाल शोक से बुद्धाशोक बनता है। आप लोग बुद्ध का धम्म नीति पढ़े थे? क्या है बुद्ध के धम्म? 3 रत्न क्या है बुद्ध के? बुद्ध, धम्म और संघ। तो कहीं ना कहीं बुद्ध हम लोग को क्या बताना चाहते थे? कि इंसानियत से जियो भाई, है ना। अब ये इंसानियत से जीने का ज्ञान आपको कैसे होगा? जब आप लोग के पास धम्म की नीति फॉलो करेंगे, यानी आप धर्म से फॉलो करेंगे, तब जाके आपको इंसानियत मिलेगी। ये सब किसके लिए आपको करना है? कैबेली के लिए करना है। इसके लिए आपको फिर बुद्ध, धम्म और संघ में ज्वाइन होना पड़ता है ना? तो बुद्धा जो थे, एक तो ये शाइवाइट के फॉलोवर भी थे। बुद्धा कह रहे हैं, अशोका शाइवाइट के फॉलोवर था बंदा। ऊपर से इतना क्रूर हत्या कर दिया था। हत्या करने में इसको अचानक से एहसास हुआ कि भाई अब हम नहीं कर पाएंगे, इतना हत्या हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा? अशोक अपना खुद का धम्म नीति निकालेगा। अशोका का धम्म नीति, है ना। अशोका का धम्म नीति क्या कहता है? एक तो ये सिर्फ इंसानियत की बातें करता है। अशोका की धम्म नीति में आप सिर्फ इंसानियत की बातें देखेंगे। क्या है कि देखो भाई, जो आप लोग वो शिलालेख में देखे ना, 14 अभिलेख, 14 अभिलेख में किसके बारे में बात करते हैं? जानवरों को मत मारो, सारे धर्मों की इज्जत करो, है ना। इसके साथ साथ क्या कहेगा कि दान वगैरह करो, बुजुर्गों की सेवा करो, असहाय की सेवा करो। ये सारा अभिलेख में लिखा हुआ है ना। वो सब क्या है इसके? वो सब इसके धम्म नीतियाँ हैं। तो अशोक के धम्म के बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे उसके अभिलेखों में। ठीक। अब इसी धम्म की नीति के चलते, जैसे इसके अंदर क्या हो गया? करुणा भाव आ गया। एक जगह है जिसका नाम है रुमनदेई। ठीक है, जगह का नाम क्या है? रुमनदेई। ये कहाँ पे है? नेपाल में। नॉर्मली इस रुमनदेई का नाम क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में किसका जन्म होता है? लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, लुम्बिनी का नाम रुमनदेई भी है। ठीक, वहाँ वो कहाँ पे है? नेपाल में। होता ऐसा है कि जब अशोक शासक बनता है, ये लोग टैक्स भी कलेक्ट करते थे। ठीक है, एक रिलीजियस टैक्स कलेक्ट करते थे और एक टैक्स कलेक्ट करते थे भूमिकर। भूमिकर ये लैंड टैक्स। ठीक है, जब अशोक नेपाल जाता है अपने शासन के समय पे, तो ये जाएगा रुमनदेई। रुमनदेई जाता है, जब कब जाता है? जब उसको बुद्धा अशोक बन जाता है, तब जाता है रुमनदेई में। क्योंकि भाई उसको अब पाप वाली फीलिंग आती है ना, तो वो क्या करता है? जाता है कि चलो भाई मैं बुद्ध जहाँ पैदा हुआ वहाँ तीर्थ यात्रा करके आऊँ। तो रुमनदेई जाते हैं जहाँ पे अशोक बुद्ध पैदा हुए हैं। वहाँ पे जाते हैं तो वो भी उन्हीं का इलाका रहता है। वहाँ पे जाने के बाद ये जो रिलीजियस टैक्स है, इस रिलीजियस टैक्स को एंड कर देते हैं। ठीक, धार्मिक धार्मिक टैक्स को एंड कर देंगे। लैंड टैक्स जो 1/6 लिया जा रहा था, अब कितना लिया जाएगा? 1/8। कारण क्या है? क्योंकि लुम्बिनी में बुद्ध पैदा हुए थे, इसीलिए अशोक ने बुद्ध के फॉलो होने की खुशी में लैंड टैक्स कम कर देता है और रिलीजियस टैक्स बिल्कुल नहीं देता है। रुमनदेई याद करना पड़ेगा। रुमनदेई, मस्की, निट्टूर और क्या था भाई? गुर्जरा और उदयगोलम। 4 पक्का याद करना है आप लोगों को, कैसा भी करके। रुमनदेई और एक है, अच्छा और एक देखिए, इलाहाबाद अभिलेख, है ना। इलाहाबाद अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख में इनकी बीवी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। कौन सी बीवी?
है कारुवकी। हाँ, इलाहाबाद अभिलेख में इनको कारुवकी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। एक्चुअली कारुवकी जो रहती है वैशाली की रहती है, ठीक है। इनका जो अभिलेख है ये वैशाली में रहता है। अभिलेख कहाँ रहेगा? वैशाली। जब अकबर, जो हम लोग मुगल सम्राट अकबर देखते हैं, अकबर को अभिलेख अच्छा लगता है तो क्या करेगा, इलाहाबाद वो वैशाली से लेके आके इलाहाबाद के किले में लाके रख लेता है। फिर बाद में ये ब्रिटिशर्स पढ़ते हैं उसको, तब पता चलता है कि अरे ये तो अशोक के बारे में अकबर ला के रखा है करके। तो अशोक है, अकबर क्या था? चुट्टा था। हाँ, क्या कहेंगे बिमराई देवी? अशोक चक्र अभिनय, जब इनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, तब अशोक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ? इलाहाबाद का अभिलेख देवी जी, इलाहाबाद का अभिलेख ले आके वैशाली से लाके ये रखेगा इलाहाबाद में। अब इसी के साथ साथ हम लोग बुद्ध के धम्म में ये भी देखेंगे ना, बुद्ध अपनी धम्म की नीति के लिए, बुद्ध अपने धम्म की नीति के लिए अपने बेटे महेंद्र को क्या कहेगा? महेंद्र को भेज देगा श्रीलंका। अभी हम लोग सिर्फ अशोका के धम्म देख रहे हैं, ठीक है। अशोका अपने धम्म के नीति के लिए महेंद्र को कहाँ भेज देगा? श्रीलंका में भेज देगा। एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर जानते हैं कहाँ पे है? अहावरा का मिर्जापुर, मिर्जापुर में एक जगह है अहावरा। यहाँ पे अशोक क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन ये मिलता है 261 दिन अशोक जो है धम्म का प्रचार करते हैं। जी, मिर्जापुर में। कितना दूर है ये पाटलिपुत्र से? बस। तो धम्म की नीति देख लिया हम लोग अशोक का। नहीं, वो नहीं। हाँ सर। कौन सा वाला? रमनदई। हम्म। अच्छा अच्छा। कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध होने के बाद क्या होता है, अशोक अचानक से शांडाल अशोक से बुद्धा अशोक बन जाता है। बुद्धा अशोक बनने का मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को फॉलो करने लग जाते हैं। जब वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं, उनको एहसास होता है कि भाई जब मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, चलो बुद्ध के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, बुद्ध के तीर्थ यात्रा करते हैं जहाँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे। तो बुद्ध पैदा कहाँ होते हैं? लुम्बिनी में पैदा होते हैं। लुम्बिनी का और एक नाम क्या है? रुमनदेई। रुमनदेई में क्या होता था, जब वहाँ पे उस जगह पे आपको दो तरह का टैक्स लिया जाता था। एक धार्मिक कर लिया जाता था और एक भूमि कर लिया जाता था। धार्मिक कर को रिलीजियस टैक्स, भूमि कर को लैंड टैक्स। जब अशोक बुद्ध को फॉलो करने लगे थे, वो क्या किए, रिलीजियस टैक्स को खत्म कर दिए और जो भूमि कर 1/6 लेते थे, अब उस भूमि कर को कितना लेंगे, 1/8। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध के फॉलोअर बन गए हैं और रुमनदेई क्या है, बुद्ध का पैदा हुआ जगह है। और एक जगह क्या है, वैशाली, ठीक है। वैशाली में इनकी बीवी रहती है कारुवकी।
कारुवकी कुछ दान पुण्य का काम करती है। ठीक है, कारुवकी दान पुण्य काम क्यों करती है? क्योंकि ये भी बुद्ध की फॉलोअर, बुद्धा के फॉलोअर रहती है। तो इनके दान पुण्य का काम कहाँ पे लिखा हुआ है? वैशाली के अभिलेख में। उसी वैशाली के अभिलेख को क्या किया जाता है? अकबर ले आके इलाहाबाद के किले में रख लेता है, तो उसी का नाम क्या पड़ गया? इलाहाबाद अभिलेख पड़ जाता है। ठीक, उसमें कारुवकी के दान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। अगला क्या देखना है? महेंद्र को श्रीलंका भेजते हैं और मिर्जापुर के अहरौरा में, अहौरा बड़ा, हाँ, महेंद्र उनका बेटा है। ठीक, अब इसमें महेंद्र नहीं जाते हैं, बस इसमें इस अभिलेख में ये इंफॉर्मेशन मिलता है, बस इंफॉर्मेशन मिलता है कि अशोक जो है 261 दिनों तक लगातार धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कौन सा प्रचार प्रसार? अशोक खुद के धम्म का। अशोक का धम्म और बुद्ध का धम्म अलग है ना। अशोक अपना धम्म नीति फॉलो करेंगे, जिसमें सिर्फ इंसानियत के बारे में बात करते हैं, वो किसी भगवान के बारे में नहीं बात करते हैं। इसी धम्म के नीति को अप्लाई करने के लिए ये क्या करेंगे? ये कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है, धम्म के ऑफिसर्स। ये 3 ऑफिसर्स क्या करेंगे? अशोक अपॉइंट करते हैं। ये वाला राजू का जो है ये रूरल ऑफिसर रहता है, यानी गांव में इसको धम्म की नीति को प्रचार प्रसार करना है। प्रदेशी का ये जिला लेवल पे रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन संभालेगा? प्रदेशी का संभालेगा। हाँ, कहीं और भी देखें, कहीं और नहीं, सिर्फ यहीं पे है। राजू का, प्रदेशी का और युक्ता। युक्ता वाला जो बंदा है ये इसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, लोअर पीसीएस वाला। और अशोका इन सबको पहले ही बोल के रखा है कि हर 5 साल में आपको क्या करना है? हर 5 साल में आपको सर्वे करना है। सर्वे किसका करेंगे आप लोग? धम्म के नीति का। जाके आप गांव गांव में चेक करेंगे कि भाई अशोका का जो धम्म है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका अशोका समाप्त होता है और जाइए फटाक से मुंह धुल के आइए, ताकि आप लोग करंट अफेयर पढ़ सकें।